जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके 7 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट हैं। और साथियों, इनसे पहले हम आपके यूपी बीएड के लिए क्लास दिए थे जिनमें साथियों आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपके आ रहे थे। यानी जितने भी साथियों हम क्लास दिए और जितने भी क्वेश्चन कराए वहां से साथियों भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो साथियों अब आपकी बारी है बिहार बीएड के लिए। और यदि आप भी बिहार बीएड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी पेपर साथियों 7 जून को है, तो आपके लिए क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इनकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इनकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है कुल कितनी अनुसूचियां हो जाएंगे। तो याद रखेंगे कुल 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे। चलिए बताएंगे। साथियों हम उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन को लिए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा। अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए बताइएगा। तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनुच्छेद 17 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है ये किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिए गए। तो ये लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन बी सही जवाब है, ब्रिटेन के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी की आदि जननी क्या है। चलिए बताइएगा आप कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी कीजिएगा, संस्कृत है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि लिपि की आवश्यकता होती है। चलिए बताएंगे आप कि लिपि की आवश्यकता होती है। तो आप बताएंगे लिपि की आवश्यकता पड़ती है आपके भाषा लिखने में। ऑप्शन यहां पे जो है सी सही जवाब होगा, भाषा लिखने में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहां हुआ था। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था। तो ये हुए थे जय भट्ट के शिलालेख में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, जय भट्ट के शिलालेख में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखे जाते हैं। तो ये लिखे जाते हैं आपके देवनागरी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि उच्चारण की दृष्टि से वह है। चलिए बताएंगे आप। तो उच्चारण की दृष्टि से यदि आप वह देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की कुल संख्या जो है कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की जो कुल संख्या है, स्वरों की कुल संख्या 11 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता जो है ली जाती है। तो ए के उच्चारण में जो है यहाँ पे कंठ और तालु की जो है ना यहाँ पे सहायता ली जाती है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कंठ और तालु की सहायता जो है ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है। तो च वर्ग ध्वनियां जो है ये किस वर्ग में आती है, तो ये आते हैं किस वर्ग में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएंगे, ताल्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, ई जो है ये पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा जो है दिया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिए गए हैं, तो इनको दिए गए हैं 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है, तो ये लगाए जाते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, सुकुमार सेन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है, इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो HTTP का पूर्ण रूप जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे कि CPU का पूर्ण रूप है। चलिए बताइए। तो CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं आपके सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सिनेमा के क्षेत्र में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे चीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चीन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि कथक भारत के किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विंग्स ऑफ फायर नामक आत्मकथा के लेखक जो है ना कौन है।
तो विंग्स ऑफ फायर नामक आत्मकथा के लेखक जो है यहां पे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय जो है कहां है। तो याद रखेंगे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का जो मुख्यालय है यह कहां स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे कहां पे, तो ये स्थित होगा काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए 27 नंबर, और प्रश्न क्या पूछा है कि थॉमस कप का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो इनका संबंध हो जाएंगे किस खेल से। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे सी है, बैडमिंटन से। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहां पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, जम्मू और कश्मीर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का सही अनुपात क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का सही अनुपात जो है यहां पे 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, 3:2 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक जो है कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन सी बनी थी। चलिए बताएंगे कि विश्व की प्रथम यहां पे महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बनी थी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग सी करेंगे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, और प्रश्न क्या पूछा है कि प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में प्रति वर्ष जो है आयोजित किया जाता है। तो प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो यहां पे 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है आप सभी लोग का बी होगा, राजस्थान। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। तो याद रखेंगे ये स्थित होगा बेंगलुरु में। ऑप्शन सी सही जवाब है, बेंगलुरु में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए कि गीत गोविंद नामक सुप्रसिद्ध संस्कृत काव्य के रचयिता कौन थे। तो गीत गोविंद नामक सुप्रसिद्ध संस्कृत काव्य के रचयिता जो है यहां पे कलहन हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, कलहन हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए, और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे यहां पे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहां पे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष 29 अगस्त को किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके मेजर ध्यानचंद के। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।